नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं आप सबों के लिए विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, जैसे सीटेट जो होने वाला है जुलाई में, उसके लिए पेपर 2 का स्पेशल सामाजिक विज्ञान के लिए, और केंद्रीय विद्यालय में प्राइमरी शिक्षक, MCT दिल्ली गवर्नमेंट में MCT और DSSP, BPSC, SSC, इन सारे एग्ज़ामों के लिए मैं NCERT, SCERT और CBSE के किताबों से मैं उसका सम्मिश्रण कर नोट्स बनाता हूँ। तो आजकल मैं ज्योग्राफी का नोट्स आप लोगों के सामने लेकर उपस्थित होता हूँ। पिछली वीडियो में मैं हाजिर था, और पिछला वीडियो अगर आपने हमारा नहीं देखा है तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप मेरे पिछले वीडियो को आप देख सकते हैं। और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अपना सजेशन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर दें। तो आज चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर का नाम है मानचित्र, इसे लेकर हम लोग चर्चा करेंगे। और इस वीडियो के लास्ट में पिछली वीडियो में दिए गए दो सवालों का, जो दो सवाल पूछा गया था जिसका मैं बोला था कि आंसर आप लोगों को बताने के लिए, मैं उसका आंसर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। और एक इस चैप्टर से संबंधित भी क्वेश्चन मैं आप लोगों से अगले नेक्स्ट डे के लिए मैं पूछूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि मानचित्र होता क्या है। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया एक चित्र है। मानचित्र दोस्तों हम लोग बनाते हैं पूरे पृथ्वी का या पृथ्वी के किसी एक भाग का, जैसे भारत का हो या किसी भारत के किसी राज्य का हो, उसका जब हम लोग बनाते हैं तो एक पैमाने के माध्यम से, पैमाना का मतलब होता है एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट होता है, मैं आगे उसे बताऊंगा भी कैलकुलेशन करके, उसके माध्यम से जब किसी चपटी सतह पर, चपटी सतह मतलब किसी फ्लैट सरफेस पे, किसी पेपर पे जब उसे हम खींचते हैं चित्र के माध्यम से, तो वही हमारा मानचित्र कहलाता है। देखिए, ये है भारत का एक मानचित्र है, और इसमें ये मानचित्र है और इसमें भी एक पैमाना, जो कि यहाँ पर देखिए 1 सेंटीमीटर बराबर 43 किलोमीटर के बराबर दिया गया। पैमाना दोस्तों तो हम लोग इसलिए देते हैं कि किसी एक ही पेपर पे, किसी एक ही फ्लैट सरफेस पे बड़े बड़े जगहों को दिखाना, जैसे इंडिया तो इतना बड़ा विशाल कंट्री है, उसको किसी एक पेपर पे दिखाना उतना आसान नहीं होता है, इसलिए हम लोग उसे पैमाना के माध्यम से बनाते हैं। तो यहाँ पैमाना लिया गया 1 सेंटीमीटर बराबर 43 किलोमीटर लगभग लिया गया है। इसे हम लोग कैलकुलेशन के माध्यम से आगे हम लोग समझेंगे। आगे हम लोग आते हैं। मानचित्र मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। भौतिक मानचित्र, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, ये भौतिक मानचित्र है। उसके बाद राजनीतिक मानचित्र, उसके बाद थीमेटिक मानचित्र है। भौतिक मानचित्र में पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों, जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने के लिए किया जाता है। यानी कि जिस मानचित्र में पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों को दर्शाया जाता है, उस मानचित्र को हम लोग भौतिक मानचित्र कहते हैं, या इसे उच्चावाच मानचित्र भी कहते हैं। जो भी प्राकृतिक भाग है पृथ्वी का, उसे हम लोग एक नए शब्द से, उच्चावाच शब्द से भी हम लोग नाम से जानते हैं। भूगोल में खास तौर पर, भूगोल में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है। तो भूगोल का जो कुछ ऐसे शब्दों का शाब्दिक अर्थ है, उसे बहुत समझना बहुत ज़रूरी होता है। उसे नहीं समझने पर एग्जाम में कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, अगर उस शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो क्वेश्चन समझ में नहीं आता है। इसलिए जो भी कठिन शब्द है भूगोल का, उसे समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर उच्चावाच का मतलब क्या हुआ कि पृथ्वी के जो भी प्राकृतिक जो भाग है, पर्वत, पठार, मैदान, नदी है, महासागर, इसे उच्चावाच भी कहा जाता है। तो हमने देख लिया कि भौतिक मानचित्र में पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों को दर्शाया जाता है। देखिए, यहाँ देख सकते हैं इस मैप में भारत की जो प्रमुख नदियाँ है उसके बारे में दर्शाया गया है। जो पर्वत, पठार है उसके बारे में दर्शाया। यहाँ देखिए छोटा नागपुर है, यहाँ पर झारखंड का, इसे दिखाया गया है। नर्मदा नदी है, गंगा नदी है, यहाँ नंदा देवी है, इसके बारे में भी बताया गया है। जो पर्वत श्रृंखलाएँ हैं उसके बारे में बताया गया है। अब हम लोग आते हैं राजनीतिक मानचित्र की ओर। राजनीतिक मानचित्र में
जब इसे बनाया जाता है तो उस मैप में मुख्यतः राज्यों को, नगरों को, शहरों को एवं गांवों को दिखाया जाता है। विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। ऊपर हम लोगों ने देखा कि जब हम किसी पृथ्वी के किसी भी स्पेशल भाग को जब हम लोग दर्शाते हैं मानचित्र के माध्यम से, पर्वत, पठार, मैदानों को दर्शाते हैं, तो वह भौतिक मानचित्र के अंतर्गत आता है। और वही जब हम राज्यों, नगरों तथा शहरों को, गांवों को दर्शाते हैं, देशों को, राज्यों को तथा उनकी सीमाओं को दर्शाते हैं, तो वह हम लोग राजनीतिक मानचित्र में उसे दिखाते हैं। वही बात करें अगर हम थीमेटिक मानचित्र की, तो इसमें सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योग आदि को वितरण करने वाले, उसे दर्शाने वाले मानचित्र दिखाते हैं। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। यानी कि थीमेटिक मानचित्र में सड़क को, वर्षा, वन को, उद्योगों को आदि को हम लोग दिखाते हैं। ये देखिए भारत का ये राजनीतिक मानचित्र है। इसमें जो भी भारत के जो भी राज्य हैं एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं उन सभी को इसमें दिखाया गया है एवं उनके सीमाओं को भी दिखाया गया है कि कैसे एक राज्य का दूसरे राज्यों के साथ किस तरह की सीमाएं उसमें सम्मिलित है और किस राज्य के साथ कौन से दूसरे राज्य का जो सीमा उसमें टच करता है, मिलता है, उसे इसमें दिखाया गया। दोस्तों मानचित्र के 3 घटक होते हैं: दूरी, दिशा और प्रतीक। इसके बिना तो मानचित्र का निर्माण किया ही नहीं जा सकता। दूरी, दिशा और प्रतीक मानचित्र के 3 घटक होते हैं, उसके अंग होते हैं। तीनों से मिलकर ही मानचित्र को बनाया जाता है, तीनों की सहायता से मानचित्र को बनाया जाता है। अब पैमाना को हम लोग समझते हैं। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। अभी हमने आपको बताया था कि भारत का जो राजनीतिक मानचित्र था उसमें बताया गया था 1 सेंटीमीटर बराबर 43 किलोमीटर के आसपास लगभग उसको बताया गया था। वही पैमाना होता है, तो उसमें पैमाना निकालना पड़ता है, उसे हम कैलकुलेशन करके नेक्स्ट पेज में आपको हम बताएंगे। उसे मैं स्पेशल अपने तरीक़ा से मैंने निकाला है। फिर आगे हम लोग समझते हैं कि जब बड़े क्षेत्रफल वाले भाग जैसे महाद्वीपों या देशों को कागज़ पर दिखाना होता है तब हम लोग छोटे पैमानों का उपयोग करते हैं। इसको छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। यानी कि जब बड़े क्षेत्रफल वाले भाग, यानी कि जब कोई देश हो या महादेश हो, उसको जब हम कागज़ पर दिखाते हैं तब हम लोग जो पैमाना यूज़ करते हैं वो क्या होता है, काफ़ी छोटा, यानी कि छोटे पैमाने वाले मानचित्र का यूज़ करते हैं। वही जब हम छोटे क्षेत्रफल वाले भाग को दिखाते हैं, जैसे किसी गांव या शहर को दिखाते हैं कागज़ पर, तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। इसे बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहा जाता है। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करता है। यानी कि बड़ा पैमाने वाला जो भी मानचित्र होगा वह छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्राप्त या प्रदान करता है। अब चलिए हम लोग समझते हैं कि कैसे बड़े पैमाने वाला मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करता है। हम लोग इसे समझते हैं। हमने आपको दिखाया था भारत का राजनीतिक मानचित्र में 1 सेंटीमीटर बराबर 43 किलोमीटर लगभग पैमाना माना गया था। और इसमें बिहार का जो राजनीतिक मानचित्र है उसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। और इसमें जो पैमाना लिया गया हुआ 1 सेंटीमीटर बराबर 6.8 किलोमीटर लगभग माना गया है। हो सकता है आपको क्लियर दिखाई नहीं दे रहा हो। तो भारत के राजनीतिक मानचित्र की अपेक्षा बिहार का जो राजनीतिक मानचित्र है इसमें अधिक जानकारी इसमें प्राप्त होता है। कैसे होता है, चलिए आइए हम जानें। इसे मैं आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैं खुद से इसे निकाला हूँ। समझते हैं। जैसे भारत का राजनीतिक मानचित्र है उसमें पैमाना लिया गया है लगभग 43 किलोमीटर 1 सेंटीमीटर बराबर। तो इसे अगर हम लोग समझते हैं कि सपोज पटना से रांची के बीच की दूरी, ये रियल दूरी है, मैंने निकाला है मैप से। पटना से रांची के बीच की दूरी है 289 किलोमीटर। और पैमाना जब हम लोग निकालते हैं, रखते हैं, पैमाना का आपने फॉर्मूला पढ़ा था, पैमाना निकालने के लिए क्या होता है, वास्तविक दूरी बटा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी। तो इसमें वास्तविक दूरी क्या है, इसमें 289 है और बटा 43 मैंने पैमाना इसमें मैप में दिया हुआ पहले से। तो ये तो किलोमीटर में, इसे हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। सेंटीमीटर में जब हम इसे चेंज करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये आता है लगभग 6.72 सेंटीमीटर आता है। ये आ गया। यानी कि पटना और रांची के बीच की दूरी उस मैप पर दोनों के बीच की दूरी लगभग 6.72 सेंटीमीटर के बीच में दोनों शहरों को दिखाया
गया है। आप मैप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, स्केल से आप माप कर भी देख सकते हैं। वही अगर हम बिहार का राजनीतिक मैप की हम बात करते हैं, उस मानचित्र की बात करते हैं, तो पैमाना उसमें दिया है जो कि अभी हमने आपको बताया कि वह 1 सेंटीमीटर बराबर दिया गया है, 6.8 किलोमीटर लगभग माना गया है। अगर हम पटना से मुजफ्फरपुर शहर की दूरी की हम बात करें तो 67 किलोमीटर होता है। पैमाना हम निकालते हैं तो वही हुआ वास्तविक दूरी बटा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी। तो वास्तविक दूरी कितना है? वास्तविक दूरी है 67 किलोमीटर, और यहाँ जो पैमाना पर दिया गया है 6.8 किलोमीटर। इसे जब हम लोग सेंटीमीटर में लाते हैं तो इसे डिवाइड करते हैं तो ये आता है 9.85 सेंटीमीटर आता है। आप देख सकते हैं कि भारत के राजनीतिक मैप में इसे जो दो शहरों के बीच की दूरी हम निकाल रहे हैं तो इसमें 6.72 आ रहा है और यहाँ पर ये आ रहा है। इससे मतलब ये होता है कि यहाँ जो बिहार का जो राजनीतिक मैप है इसमें ज़्यादा यानी कि छोटे छोटे जगहों को दिखाने के लिए बड़े पैमाने का जो पैमाना होता है उसे हम लोग यूज करते हैं। तो कंक्लूजन ये निकलता है कि यहाँ भारत की अपेक्षा बिहार का जो मानचित्र है बड़े पैमाने वाला क्या है, मानचित्र है, और जो कि ज़्यादा जानकारी प्रदान कर रहा है। दिशा जो होता है, दिशा मुख्यतः 4 होते हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण को प्रधान दिग्बिंदु कहा जाता है। उसके बीच के 4 दिशाओं को भी निकाला जाता है, जैसे उत्तर और पूर्व की दिशा को उत्तर पूर्व कहा जाता है, दक्षिण और पूर्व की दिशा को दक्षिण पूर्व कहा जाता है, और दक्षिण और पश्चिम की दिशा को दक्षिण पश्चिम कहा जाता है, और उत्तर और पश्चिम की दिशा को उत्तर पश्चिम कहा जाता है। हम दिक् सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से हम मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण की ओर रहती है। ये सीटेट के एग्जाम में कई बार ये पूछ चुका है, और कई तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं में तो पूछता ही रहता है कि चुंबकीय जो दिक् सूचक जो होता है, जो एक डिवाइस है, उसका जो चुंबकीय सुई होता है वो हमेशा किस दिशा में होता है। तो इसका आंसर होता है उत्तर दक्षिण की दिशा में होता है। दोस्तों, पहले के लोग जब समुद्री यात्रा पर निकलते थे तो इस तरह के डिवाइस को लेकर चलते थे, और रात में वो कभी कभी समुद्र में खो जाया करते थे, उन्हें दिशा का ज्ञान नहीं पता चल पाता था, तो ये इस डिवाइस का प्रयोग करते थे ताकि उनको पता चल पाता था कि उत्तर किधर है और दक्षिण किधर है। जब उत्तर दक्षिण और पता चल जाएगा तो पूरब और पश्चिम तो अपने आप ही पता चल जाता है। प्रतीक यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक होता है। दोस्तों, प्रतीक का मतलब ये हुआ कि जब आप मानचित्र देखे होंगे तो इसमें आप देखते होंगे कि किसी मंदिर को, मस्जिद को, और किसी भी बड़े बड़े उद्यान को और रेलवे लाइन को, इस सब को दिखाने के लिए एक स्पेशल सिंबल का प्रयोग किया जाता है। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रतीक कहते हैं। नदी को दिखाने के लिए एक स्पेशल सिंबल का प्रयोग किया जाता है, वही प्रतीक होता है, और प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करता है। और मानचित्र की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति ये रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं। रूढ़ प्रतीक मतलब एक स्टैंडर्ड जो प्रतीक होता है, सिंबल होता है, जो इंटरनेशनल लेवल पर इसे डिफाइन किया जाता है, उसे रखा जाता है, उसमें कहीं से कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाता है, जिसके माध्यम से हम लोग मानचित्र में किसी भी जगह को, किसी भी स्थान को अच्छे से उसको हम लोग क्या करते हैं, देख पाते हैं, फाइंड आउट कर पाते हैं। दिशा की हम लोग ने बात किया था, ये देखिए, ये जो 4 दिशाएं हैं, 4 दिशाएं ये है, उत्तर है, दक्षिण है, पूरब है और पश्चिम है। तो यहाँ देखिए, इसके बीच का जो उत्तर और पूरब के बीच का जो ये दिशा है उत्तर पूर्व कहलाएगा, और फिर इसके बीच का जो पश्चिम और उत्तर का जो ये है बीच का जो दिशा होगा इसको उत्तर और पश्चिम कहेंगे, और यहाँ पर ये देखिए दक्षिण पश्चिम है और क्या है, दक्षिण पूरब है। ऐसा दिक् सूचक ये होता है। देखिए यहाँ पर दोस्तों, ये दिक् सूचक है, इसमें एक चुंबकीय सुई लगा रहता है जो कि आसानी से किसी उत्तर और दक्षिण दिशा को हमेशा आसानी से ये बता देता है। कहीं भी आप इसे हिलाएंगे, घूमेंगे या कहीं भी इसे लेके जाएंगे तो हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में ये क्या घुमा हुआ प्रतीत होता है।
हमने जो अभी रूढ़ चिन्हों का जो बात किया, जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इसे डिफाइन किया जाता है, ये देखिए यहाँ पर ऐसा ही रहता है। किसी भी मैप में आप देखेंगे, खासतौर पर थीमेटिक मैप में तो इन सारे सिंबल्स का प्रयोग किया जाता है। यहाँ देखिए जैसे रेलवे लाइन का है, ये रेलवे लाइन का ऐसा यूज़ किया जाता है, सड़कों का ऐसा यूज़ किया जाता है, कच्ची सड़कों का, पक्की सड़कों का, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का, जिला का, इस सब का यहाँ पर एक किया जाता है। नदी, तालाब, कुआं का ये है, मंदिर मस्जिद का ये है। इस तरह से इसके माध्यम से मैप को हम लोग आसानी से समझ। अब मानचित्र में नीले रंग का इस्तेमाल जलाशयों के लिए किया जाता है और भूरा रंग का जो प्रयोग किया जाता है वो पर्वतों के लिए किया जाता है, पीला रंग का पठारों के लिए, हरा रंग का मैदानों को दर्शाने के लिए किया जाता है। यह कई बार सीटेट के एग्ज़ाम में पूछ सकता है। ऐसे क्वेश्चन किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वही रेखा चित्र एक आरेखन है जो पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। इस प्रकार के कच्चे आरेखन को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है तथा इसे रेखा चित्र मानचित्र कहा जाता है। अब मानचित्र और रेखा चित्र में क्या अंतर है? मानचित्र में तो हम लोग एक पैमाना का उपयोग करते हैं, लेकिन रेखा चित्र में किसी भी पैमाने का उपयोग नहीं किया जाता है। इसे एक किसी कागज़ पर एक ड्रॉ कर दिया जाता है। जैसे मान के किसी को पटना गांधी मैदान से कंकड़बाग मोहल्ला जाना है अगर, तो अगर उसे नहीं पता है तो किसी से भी एक पेपर पर क्या कर लेगा, एक रेखा चित्र बनवा लेगा, आरेखन करवा लेगा और याददाश्त के आधार पर, स्थानीय प्रेक्षण के आधार पर उसके माध्यम से वो आसानी से जा सकता है और वह किसी पैमाने पर आधारित नहीं होता है। इसे रेखा चित्र मानचित्र कहते हैं। और खाका क्या होता है? खाका एक छोटे क्षेत्र यानी किसी गली मोहल्ले और किसी गांव के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए एक बड़े पैमाने वाला एक रेखा चित्र होता है। इसी रेखा चित्र खाका कहते हैं, जिसमें पैमाना होता है लेकिन बहुत बड़ा पैमाना का उपयोग इसमें किया जाता है। जैसे मानचित्र में है तो ज़्यादातर यही होता है कि मान हम वर्ल्ड का, इंडिया का या किसी पर्टिकुलर स्टेट का अगर हम लोग मानचित्र बनाते हैं तो उसमें छोटा बड़ा पैमाना का यूज़ किया जाता है, जो कि ज़्यादा अंतर नहीं होता है। लेकिन जब खाका हम लोग तैयार करते हैं इसमें बहुत बड़े पैमाने का यूज़ किया जाता है, क्योंकि किसी एक पर्टिकुलर गाँव या कस्बे का मानचित्र बनाने के लिए इसे तैयार किया जाता है। अब ये क्वेश्चन है कि वृक्षों के वितरण को दिखाने के लिए कौन सा मानचित्र का उपयोग किया जाता है? तो हम लोग यूज करते हैं थीमेटिक का। नीले रंग का इस्तेमाल दिखाने के लिए किया जाता है मैप में, जलाशयों के लिए। दिक् सूचक का उपयोग किया जाता है तो मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए। और पैमाना आवश्यक किसके लिए है? तो पैमाना मानचित्र के लिए आवश्यक है। याद रखेंगे, यह रेखा चित्र के आवश्यक नहीं है, यह मानचित्र के लिए आवश्यक होता है। कुछ प्रश्न, मानचित्र के 3 घटक कौन कौन होते हैं? तो मानचित्र के 3 घटक होते हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक हो जाता है। और प्रधान दिग्बिंदु कौन कौन से होते हैं? तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम प्रधान दिग्बिंदु कहे जाते हैं। मानचित्र के पैमाने से आप क्या समझते हैं? तो पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का एक अनुपात होता है। ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र अधिक सहायक होते हैं, यानी कि ग्लोब पर जो हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं उससे कहीं ज़्यादा हम लोग मानचित्र के माध्यम से अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। तो क्योंकि ग्लोब में अध्ययन के कुछ सीमाएं होती है। ग्लोब हमें पृथ्वी के एक भाग जैसे देश, राज्यों, जिलों, शहरों तथा गाँवों के बारे में अध्ययन कराना चाहता है, जबकि यह उतना उपयोगी साबित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में हम मानचित्र का उपयोग करते हैं। यानी कह सकते हैं कि ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र अधिक सहायक होता है, क्योंकि मानचित्र के माध्यम से हम लोग बहुत कुछ आसानी से हम लोग देख पाते हैं और दिखा पाते हैं। अब ये क्वेश्चन आता है कि मानचित्र और खाका में क्या अंतर? तो मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है, जो कि पहले बताया गया है। जबकि खाका एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र है और प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्राप्त कराता। दोस्तों, इस चैप्टर से एक सवाल मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे और अगले वीडियो में तो मैं इसका आंसर बताऊंगा ही। केरल राज्य को भारतीय मानचित्र पर दर्शाने के लिए कौन से मानचित्र का इस्तेमाल किया जाएगा? यानी कि सपोज आपको अगर केरल राज्य को दिखाना होगा कि मैं भारत के मानचित्र पे, तो कौन से मानचित्र आप यूज करेंगे? इसे भारत के भौतिक मानचित्र पे, राजनीतिक मानचित्र पे या थीमेटिक मानचित्र पे इसे आप दिखाएंगे। आप इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। पिछले दिन हमने क्वेश्चन आपको दिया था कि ध्रुवों पर लगभग 6 महीने का दिन एवं 6 महीने का रात क्यों होता है?
तो जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है तो पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुके होने के कारण उत्तरी ध्रुव पर लगातार 6 महीने तक सूर्य की किरणें पड़ती है, जिससे 6 महीने का दिन होता है। इसके विपरीत दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने की रात होती है। और जब दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है तो दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने सूर्य की किरणें पड़ती है, क्योंकि जब ध्रुव जो होता है, जो भी ध्रुव हो, सूर्य की ओर झुका हुआ होता है तो उस पर सूर्य की किरणें पड़ती है। डायरेक्ट तो नहीं पड़ती है, तिरछी पड़ती है। तो वहाँ होता है तो वहाँ पर 6 महीने लगातार दिन होता है, क्योंकि पृथ्वी का झुकाव ही ऐसा है, उसका जो परिपथ है उसका ऐसा ही है कि लगातार 6 महीने तक वहाँ पर दिन होता है। जैसे 6 महीने का दिन वहाँ होता है तथा उत्तरी ध्रुव पर सूर्य की किरणें 6 महीने तक नहीं मिलती है, जिससे वहाँ 6 महीने की रात होती है। अगला क्वेश्चन था ध्रुवों पर। अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि दक्षिण गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तर एवं दक्षिण का अयनात अलग अलग समय में क्यों होता है। अयनात के बारे में हम आपको बताया था कि कर्क रेखा और मकर रेखा पर जब डायरेक्ट सूर्य की किरणें पड़ती तो वही अयनात कहलाता है। जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है तो सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, क्योंकि कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में ही है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है तथा दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जब उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु जब होता है तो दक्षिणी गोलार्ध में स्वाभाविक एक शीत ऋतु ही होगा। और फिर उसके बाद जब दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है तो सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधे पड़ती है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होता है एवं उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होता है। दोस्तों, हमारा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप अपना सजेशन कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर दें। और मैं साइंस का भी जो नोट्स बहुत जल्द ही लाने वाला हूँ, कुछ अभ्यर्थियों के सजेशन पर मैं लाने वाला हूँ, जो कि सीटेट के एग्ज़ाम के लिए और विभिन्न कंपटीशन के एग्ज़ाम के लिए वो फ़ायदेमंद होगा।